नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग करंट अफेयर्स की कक्षा के साथ पुनः उपस्थित हैं। आज की इस कक्षा में हम आर्थिक परिदृश्य के बारे में बात करेंगे। जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको ध्यानगत रखते हुए हमारी कक्षाएं संपादित की जा रही है। आगामी महीनों में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा पीसीएस प्री और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसमें करंट अफेयर्स आपको प्री क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि अगर आप करंट अफेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप कर लिए तो आपका प्री रुकता नहीं है, प्री हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस की भी परीक्षा होने वाली है, उसमें भी करंट अफेयर्स का सेगमेंट है। तो उन तीनों परीक्षाओं को हम लोग मुख्यतः ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछने के ट्रेंड रहे हैं उसको ध्यानगत रखते हुए कक्षाओं को फ्रेम किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं। आर्थिक परिदृश्य सभी पत्र पत्रिकाओं का निचोड़ है। ये हमारा चौथा एपिसोड है। आज की इस कक्षा में हम 4 विषयों पर बात करेंगे। सभी विषयों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। पहला हमारा टॉपिक है भुगतान और अवसंरचना विकास निधि योजना का विस्तार। दूसरा है कार्ड एंड फाइल टोकेनाइजेशन पर नए दिशा निर्देश क्या है। अगला हमारा टॉपिक है सेवा कर प्रबंधन सूचकांक क्या है। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। इससे तो प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं, किस फसल का कितना समर्थन मूल्य है, मिलाने के लिए आ जाता है। तो आइए एक एक करके हम आज का पहला टॉपिक भुगतान और अवसंरचना विकास निधि योजना का विस्तार, मतलब यह पहले से योजना चल रही थी, इसका कहां कहां विस्तार किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भुगतान और अवसंरचना विकास निधि, बार बार यह प्रश्न आपको बताया जा रहा है कि जो भी शॉर्ट टर्म है उसका फुल फॉर्म पूछने के लिए आएगा। पीआईडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? भुगतान और अवसंरचना विकास निधि। योजना को 2 वर्षों दिसंबर 2025 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि यह जो योजना थी पीआईडीएफ योजना थी, यह दिसंबर 2023 तक ही थी, लेकिन इसको दिसंबर 2025 तक 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना को वर्ष 2021 में आरंभ किया गया था, 2021 में आरंभ किया गया था, 2023 दिसंबर तक यह योजना थी। 2 साल का एक्सटेंशन कर दिया गया, 2025 दिसंबर तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। यह योजना क्या है? पीआईडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? भुगतान और अवसंरचना विकास निधि योजना। अब इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल मशीनों, क्विक रिस्पांस कोड आदि जैसे भुगतान साधनों का उपयोग करने वालों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। या इसमें क्या होता है? तो इसमें जो क्यूआर कोड होते हैं, क्विक रिस्पांस कोड का उपयोग करने वाले, मशीनों का उपयोग करने वालों को भुगतान साधनों के लिए क्या मुहैया कराया जाता है? आर्थिक सहायता। टीयर 3 से लेकर टीयर 6 में शामिल सभी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख इसके लक्षित क्षेत्रों में शामिल हैं। कौन कौन से इसमें क्षेत्र शामिल हैं? टीयर 3 से लेकर टीयर 6 तक, टीयर 3, 4, 5, 6, 4 टीयर के सभी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य हमारे जितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसके लक्षित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अब इसमें टीयर 1 तथा टीयर 2 क्षेत्रों के पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी भी शामिल होंगे। इस योजना को बढ़ा दिया गया है, तो इसमें टीयर 1 और टीयर 2 के जो विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ यह योजना 2021 में प्रारंभ की गई थी, 2023 दिसंबर तक इस योजना को चलना था, 2025 तक के दिसंबर तक 2 वर्षों के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है। टीयर 3 से लेकर टीयर 6 तक के सभी शामिल क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लक्षित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये रही बात भुगतान और अवसंरचना विकास निधि योजना से। टॉपिक कार्ड ऑन फाइल टोकेनाइजेशन पर नए दिशा निर्देश। नए दिशा निर्देश कौन जारी करता है? आरबीआई जारी किया है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्ड ऑन फाइल टोकेनाइजेशन पर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। टोकेनाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग कार्ड का पूरा डिटेल भरने की जगह एक यूनिक कोड या कोड से भुगतान करने के लिए किया जाता है। इस टोकेनाइजेशन पर क्या होता है? एक यूनिक कोड दे दिया जाएगा या कोई कोड दे दिया जाएगा, उससे भुगतान करने के लिए किया जाता है। जो नए हमारे दिशा निर्देश आए हैं उनमें COFT टोकन सृजन को सीधे बैंक के स्तर पर जारी करने का प्रस्ताव किया गया है। जो यह
यूनिक टोकन है या कोड है, उसको सीधे बैंक के स्तर पर जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम का उद्देश्य क्या है? कोई भी कदम उठाया जाता है, कोई भी दिशा निर्देश जारी किया जाता है, कोई भी योजना बनाई जाती है, कोई भी लक्षित प्रोग्राम डेवलप किया जाता है, तो उसका एक अपना एम होता है, उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक एप्लीकेशन पर टोकन प्रक्रिया के डुप्लीकेशन को समाप्त करने, जो भी एप्लीकेशन है उस पर जो डुप्लीकेशन प्रक्रिया है उसको समाप्त करने के साथ साथ ट्रांजैक्शन संबंधी सुरक्षा में वृद्धि करना। इस समय आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत हो रही है। ऑनलाइन धोखाधड़ी में ज्यादातर धोखाधड़ी आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई ही हो रही है, तो उसको ध्यानगत रखते हुए आरबीआई ने इस दिशा निर्देश को जारी किया है। इस कार्ड के डेटा से संबंधित धोखाधड़ी में कमी आएगी। इस कार्ड से जो भी ट्रांजैक्शन किया जाएगा, पैसों का लेन देन होगा या जो भी काम किया जाएगा, उससे धोखाधड़ी में कमी आएगी। इसलिए इसके कार्ड एंड फाइल टोकनाइजेशन पर नए दिशा निर्देश को जारी किया गया है। आज का अगला टॉपिक सेवा क्रय प्रबंधन सूचकांक। सेवा क्रय प्रबंधन सूचकांक SPMI S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार सितंबर 2023 में सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक 13 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वह उच्चतम स्तर क्या है? 57.5। SPMI विनिर्माण क्षेत्र के आर्थिक स्वास्थ्य का एक संकेतक है। जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र होता है उसके आर्थिक स्वास्थ्य, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, घट रही है, उसका आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है, उसका एक संकेतक है। जो 5 प्रमुख संकेतक कौन कौन से इसके प्रमुख संकेतक है? नए ऑर्डर कितने आए, इन्वेंट्री स्तर क्या है, प्रोडक्शन कितना है, आपूर्तिकर्ता डिलीवरी क्या है और रोजगार का माहौल क्या है। 5 इसके चरण है। उसके आधार पर 5 प्रमुख संकेतक जिसको कहते हैं, उसके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। वो 5 संकेतक क्या क्या है? नए ऑर्डर, इन्वेंट्री स्तर, उत्पादन, आपूर्तिकर्ता डिलीवरी और रोजगार का माहौल। सूचकांक का मान 50% से ऊपर होने पर औद्योगिक क्षेत्र में सकारात्मक विकास का संकेत देता है। तो यह जो हमारा संकेतक है वो 57.5 के स्तर पर है। मतलब इसका क्या है कि यह सकारात्मक संकेत है विकास के लिए, पॉजिटिव यह दिखा रहा है स्थिति। 50% से नीचे का मान नकारात्मक स्थिति का संकेत देता है। कुछ बहुत खास नहीं है, यह सकारात्मक प्रवृत्ति में हमारी स्थितियां आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि यह हमारा मान 57.5 है। अगर 50 से नीचे रहता तो यह नकारात्मक स्थिति को दर्ज कराता। के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि। क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य? कितनी वृद्धि हुई है, कौन वृद्धि करता है, इस पर आइए बात कर लेते हैं। आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। रबी फसलों के लिए गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल। अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना हो गया? 2275 रुपया। प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक। मसूर में 425 रुपए प्रति क्विंटल, रेपसीड और सरसों में 200 रुपए प्रति क्विंटल, जौ में 115 रुपए प्रति क्विंटल, चना में 105 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें की गई है? मसूर में। सब सर्वाधिक वृद्धि पूछता है, सर्वाधिक वृद्धि किसमें की गई है? मसूर में। अब CCEA मतलब आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। इस अंतिम लाइन से 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? तो आप बताएंगे कि जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है वह तय करती है। किसकी सिफारिश पर तय करती है? तो यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू किया जाता है। सबसे ज्यादा रबी की फसलों में किसका समर्थन मूल्य बढ़ा है? तो मसूर में। कितना? 425 रुपए प्रति क्विंटल। ये रही आज की हमारी कक्षा। आपको यह कक्षा कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।